अवनी ने रिद्धि को देखते हुए कहा, यार ये कैसी आवाज आ रही है? रिद्धि ने कहा, यार गोलियों की आवाज लग रही है तो। अब गोली की आवाज उसके और नजदीक से सुनाई देने लगी। गोली चलने की आवाज और पास से सुनाई देने से अवनी की आंखें डर से चौड़ी हो गई। अवनी ने रिद्धि को देखते हुए कहा, यह आवाज हमारे करीब से ही आने लगी है, कहीं वो आ तो नहीं गया? अवनी ने सामने देखा तो कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे और एक बॉडीगार्ड अवनी की तरफ बढ़ा और अवनी के बालों को पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। अवनी के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। जैसे ही रिद्धि ने देखा कि एक बॉडीगार्ड अवनी को घसीटते हुए लेकर जा रहा है, वह उसके पीछे दौड़ी, पर एक दूसरे बॉडीगार्ड ने उसे भी जोर से पकड़ लिया और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे रिद्धि ट्रेन के रॉड से टकरा गई और उसके सर से खून आने लगा। और फिर बॉडीगार्ड ने रिद्धि के माथे पर बंदूक पॉइंट कर दिया, जिसे देखते ही रिद्धि की दर्द के मारी आंखों से आंसू बह गए। रिद्धि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज। बॉडीगार्ड ने उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप ऐसे ही खड़ी रह, नहीं तो अभी ठोक दूंगा। जिस बॉडीगार्ड ने अवनी को पकड़ा था, उसने लगभग घसीटते हुए अवनी को ट्रेन से बाहर लाया और जोर से प्लेटफॉर्म पर फेंका, जिससे अवनी की कमर में और उसके पैरों में चोट आ गई और उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। वह बॉडीगार्ड ट्रेन में से बाहर जंप किया और वापस अवनी के बालों को पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। अवनी के हाथ पैर छील रहे थे, वह जोर जोर से चीख रही थी, पर उस आदमी को उस पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। उसने उसे शैतानी भरी हंसी के साथ देखा और कहा, अभी तुझे क्या तकलीफ हो रही है? इससे ज्यादा तकलीफ होने वाली है। इतना कहकर वो हंसने लगा और अवनी की आंखों से आंसू बह गए और वह रोते हुए मन में बोली, सम्राट, तुम इतने निर्दयी हो सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे तो उस दिन नशे की हालत में क्या क्या बोल रहे थे, अपनी गलती के लिए मुझसे माफी मांग रहे थे और मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वह इतना ही सोच पाई थी कि उस बॉडीगार्ड ने अवनी को बालों से पकड़कर उठाया और कार के अंदर धक्का देने लगा। अवनी ने उसके धक्का देते ही उसका हाथ पकड़ लिया और अपने दांतों से उसे जोर से काटा, तो उस बॉडीगार्ड ने उसे जोर से झटका, जिससे अवनी एक पत्थर से जा टकराई और उसके सर से ब्लड आने लगा। बॉडीगार्ड गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, हरामजादी, काटती है मुझे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर उसने अवनी को बालों से फिर से पकड़ लिया और अवनी को कई थप्पड़ जड़ दिए, जिससे अवनी के होठों के कोने से खून आने लगा और वो वही प्लेटफॉर्म पर गिर गई। वहां खड़े लोग तमाशबीन बने उन्हें देख रहे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कर सके। तभी सामने से कृष्णा दिखाई दिया। कृष्णा को देखते ही रिद्धि उसके पास दौड़कर गई और बोली, प्लीज प्लीज कृष्णा, कुछ करो, देखो वो लोग अवनी को ले जा रहे हैं, वो लोग उसे मार डालेंगे। रिद्धि ने रोते हुए कहा। कृष्णा ने रिद्धि को धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, जिससे वह नीचे गिर गई और उसे हैरान होकर देखने लगे और देखते हुए बोली, तुम भी इन लोगों के साथ? वह इतना ही बोल पाई थी कि कृष्णा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों के आगे पीछे तुम्हारा नौकर हूँ जो घूमता रहूंगा? अरे तुम्हारे साथ रहने के लिए पैसे मिले थे मुझे और मैं वही कर रहा था तुम्हारे साथ। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने की खबर मैंने ही इन्हें पहुँचाई थी। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। रिद्धि तो कुछ समझने की हालत में ही नहीं थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के सड़कों पर सम्राट अपनी गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। विक्रांत ने कहा, सम्राट जल्दी कर, पता नहीं वह लोग शायद निकल गए होंगे। सम्राट ने कहा, नहीं वो लोग निकले होंगे, क्योंकि मैंने फोन करके रेलवे स्टेशन पर जितनी भी गाड़ी निकलने वाली थी सबको रुकवा दी है। यह सुनते ही विक्रांत उसकी तरफ देखने लगा। अच्छा, यह कैसे किया तूने? तू भूल मत, मैं यहाँ का नेता हूँ और लोग यहाँ मुझसे जितना डरते हैं उतना ही प्यार भी करते हैं। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए सम्राट को देखा और कहा, क्या बात है, मतलब अवनी भाभी कहीं नहीं जा पाएंगी? सम्राट ने कहा और कार चलाने लगा। उसे कहाँ पता था कि उसने ट्रेन रुकवाकर अवनी के लिए मुसीबत मोल दी थी। सम्राट कार तो बहुत तेज चला रहा था, पर उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। उसने मन में सोचते हुए कहा, यह मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है, मुझे घबराहट क्यों हो रही है, कहीं अवनी को कुछ। उसने इतना सोचते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा उसे, उसे मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा। इतना सोचते हुए उसने कार की स्पीड और तेज कर दी और उसकी कार हवा से बातें करने लगी। रेलवे स्टेशन पर दूसरे बॉडीगार्ड ने रिद्धि को देखते हुए कहा, अरे इसे खत्म कर और चल यहाँ से, बॉस ने बुलाया है। अवनी हैरानी भरी आंखों से रिद्धि की तरफ देखने लगी और बॉडीगार्ड के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, उसे मत मारिए, आप जहाँ कहोगे मैं आपके साथ चलूंगी, प्लीज उसे कुछ मत कीजिएगा। बॉडीगार्ड ने कहा, ठीक है, फिर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन तुझे हमारे साथ चलना होगा। अगर नखरे किया ना तूने तो फिर सबसे पहले इसी की जान जाएगी। अवनी चुपचाप कार में बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह सम्राट को नफरत से याद करके रो रही थी। सम्राट के ऊपर से बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं यह सबका दोषी सम्राट को समझ रही थी। वह मन में सोचते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं। आज तुम मुझे अपने साथ ले तो जा रहे हो,
लेकिन मुझे कभी अपना नहीं बना पाओगी, ना ही तुम्हें मेरा प्यार कभी मिल पाएगा। मिस्टर सम्राट प्रताप सिंह, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सम्राट प्रताप सिंह, और जिंदगी भर नफरत ही करूंगी। इतना सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। रिद्धि लाचार होकर अवनी को देख रही थी और रिद्धि रोते हुए बोली, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज, आप, मेरी गलती थी, मैं उसे लेकर आई थी, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। एक बॉडीगार्ड ने कहा, तो अच्छा किया ना लेकर आई, तो बाहर निकली पहले से, तभी तो हमारे हाथ लगी। यह बात सुनते ही रिद्धि उसे हैरानी से देखने लगी और देखते हुए बोली, इसका मतलब तुम सब सम्राट के बॉडीगार्ड्स नहीं हो? तभी एक बॉडीगार्ड शैतानी स्माइल करते हुए बोला, जी नहीं, हम किसी और के बॉडीगार्ड हैं। इतना कहकर वह लोग अवनी को कार में बैठाकर वहां से निकल गए। अवनी ने जैसे ही सुना कि यह लोग सम्राट के बॉडीगार्ड्स नहीं है, तो वह जल्दी से उन लोगों को धक्का देकर कार का डोर ओपन करने लगी। तभी बॉडीगार्ड ने कहा, अरे इसे बेहोश करो। एक बॉडीगार्ड ने उसके हाथ में रुमाल था, उसने क्लोरोफॉर्म की बोतल से क्लोरोफॉर्म डाल दिया और अवनी के दोनों हाथों को पकड़ लिया और वह रुमाल उसके चेहरे पर लगा दिया। थोड़े ही टाइम में अवनी किसी बेजान गुड़िया की तरह बेहोश होकर वहां गिर गई। इस वक्त अवनी की हालत बेहद खराब थी। उसके होठों से खून बह रहे थे, उसके गाल पर मोटे मोटे लाल हाथों के निशान थे, उसके सर से भी खून बह रहा था, उसके हाथों पर जगह जगह खरोच के निशान थे, जो उस बॉडीगार्ड के घसीटने से हुए थे। इस वक्त उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि जो देख ले तो रो दे। कहाँ अवनी नाजुक सी अपनी शर्तों पर जीने वाली और अपने मन का करने वाली थी, और कहाँ उसकी हालत सम्राट की जिंदगी में आते ही ऐसी हो गई थी। इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था, उसके होठ सूख चुके थे, उसकी आंखों से आंसू जो बहकर उसके चेहरे पर सूख गए थे, उसके कपड़े जगह जगह फट गए थे और मैले हो गए थे। रिद्धि चिल्ला रही थी पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। कृष्णा हाथ में पैसे लिए उसे स्मेल करते हुए पैसे को किस किया और बोला, इसके आगे कोई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इतना कहकर उसने अपनी जेब से बंदूक निकाली और रिद्धि के ऊपर पॉइंट कर दिया। रिद्धि की आंखें डर से चौड़ी हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो मुझे। कृष्णा ने एक राक्षस की तरह हंसते हुए कहा, पागल हूँ जो तुम्हें छोड़ दूं, मरना थोड़ी ना है, उस सम्राट को पता चलेगा तो मेरी जान ही ले लेगा। इतना कहकर उसने बंदूक की गोली चला दी। तभी उसे पीछे से किसी की गोली लगी और उसके हाथ से बंदूक छूट गई और गोली का निशाना चूक गया। रिद्धि ने देखा कृष्णा के पेट से ब्लड निकल रहा है और वह सीधे जमीन पर जा गिरा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा वैसे ही रिद्धि ने सामने सम्राट और विक्रांत को देखा। वह जोर से रोने लगी। विक्रांत आगे बढ़ा, रिद्धि के पास जाने लगा। रिद्धि दौड़ते हुए आई और उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोते हुए बोली, वो लोग मेरी अवनी को लेकर चले गए। इतना डरी और घबराई हुई थी कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। जैसे ही सम्राट ने यह बात सुनी, वह जल्दी से रिद्धि के पास आया और रिद्धि की तरफ देखते हुए बोला, कौन लोग ले गए उसे और किस तरफ लेके गए हैं? रिद्धि रोते हुए बोली, वो लोग होनी को वहां लेकर गए हैं, उसे बहुत मारा, उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। यह सुनते ही सम्राट की आंखें गुस्से में लाल हो गई और वो कार में बैठ गया और अपने बॉडीगार्ड्स को भी कार में बैठने के लिए कह दिया। रिद्धि विक्रांत के गले लगी रो ही रही थी। विक्रांत ने रिद्धि की तरफ देखा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, शांत हो जाओ रिद्धि, हम जा रहे हैं ना उन्हीं को लेने, तो शांत हो जाओ, रो मत, भाभी को कुछ नहीं होगा। रिद्धि के हाथ पैर कांप रहे थे, उसके दिल की धड़कन तेज थी क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी अवनी के लिए। विक्रांत ने जब देखा कि रिद्धि उसकी बात नहीं सुन रही है और वह बहुत घबराई हुई है, तो विक्रांत ने उसे अपनी गोद में उठाया और जल्दी से बैक सीट पर बिठा दिया और खुद उसके साथ बैठ गया। सम्राट के साथ एक बॉडीगार्ड पैसेंजर सीट पर बैठ गया था क्योंकि सम्राट खुद गाड़ी चलाना चाहता था, उसे किसी पर भरोसा नहीं था। विक्रांत ने रिद्धि को पानी का बोतल दिया और पीने के लिए कहा। रिद्धि ने पानी का बोतल पकड़ा और उसने पानी पीना शुरू कर दिया और पी के विक्रांत को सारी बातें बताने लगी। जैसे जैसे सम्राट रिद्धि के मुंह से सारी बातें सुन रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे अपने दिल में एक दर्द का एहसास हो रहा था क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था और कहीं न कहीं उसके साथ यह होने का कारण खुद सम्राट था। सम्राट अपनी कार बहुत तेज चला रहा था। विक्रांत ने रिद्धि को अपनी बाहों में कस के भर रखा था क्योंकि सम्राट की कार तेज चलाने से रिद्धि थोड़ा घबरा भी रही थी। पर रिद्धि को कहीं न कहीं पता था कि अगर वह कार नहीं चलाएगा तो अवनी तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए वह चुपचाप विक्रांत के सीने से चिपकी हुई थी और उसने आंखें जोर से बंद कर रखी थी। रिद्धि ने विक्रांत को इतना कसकर पकड़ा था कि विक्रांत महसूस कर पा रहा था कि रिद्धि कितनी डरी हुई है। उसने रिद्धि को के सर को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। सम्राट इतनी तेज कार चला रहा था कि उसे सामने इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ अवनी की चिंता थी और उसके दिलो दिमाग में इस वक्त सिर्फ अवनी छाई हुई थी। अब उसकी कार उन गुंडों की कार के नजदीक पहुंच चुकी थी। उसमें बैठे सभी गुंडों ने जब देखा कि सम्राट की कार उनकी कार को ओवरटेक करने वाली है, तब उन लोगों ने कार की स्पीड बढ़ा दी और सम्राट की कार को देखते हुए बोले, अरे जल्दी चलो, उस सम्राट की कार आ गई है हमारे नजदीक।
जितना तेज चल सकता है चल, वरना तू जानता है ना, एक नंबर का कसाई है वो। अगर हम उसके हाथ लग गए तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। उसमें से एक बॉडीगार्ड कार चलाते हुए बोला, बॉस को फोन कर। तो एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से अपना फोन निकाला और कॉल करने लगा। 2-3 रिंग जाने के बाद सामने वाले ने फोन उठा लिया। सामने से एक कर्कश आवाज आई, हेलो बॉस, वह सम्राट प्रताप हमारे पीछे ही है। उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, उसे कैसे पता चला? पता नहीं बॉस, उसे कैसे पता चल गया? हमने तो बहुत सावधानी से सब कुछ किया था। ठीक है, जल्दी से उस लड़की को लेकर निकल जाओ, कैसे भी करके वहां से निकल जाओ, नहीं तो एक बार तुम उसके हाथ आए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर उस आदमी ने अपना फोन गुस्से में फर्श पर पटक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सम्राट तू कभी सुधरेगा नहीं, आई विल किल यू। तुम्हें पता कैसे चल गया कि उस लड़की को हम उठाने वाले हैं? इतना कहकर वह कमरे के का सारा सामान तोड़फोड़ करने लगा। लखनऊ की सड़कों पर सम्राट ने ऑलमोस्ट उस कार को ओवरटेक कर लिया था। उसने अपनी कार उन लोगों की कार के सामने लाकर खड़ा कर दिया तो उन लोगों को रुकना ही पड़ा। सभी बॉडीगार्ड अपनी गन निकालकर सम्राट के ऊपर फायर करने लगे। सम्राट ने भी अपनी कार के साइड से छिपकर उनके ऊपर निशाना साधा और एक एक बॉडीगार्ड को मारने लगा। धीरे धीरे मारते हुए वह उस कार तक पहुंच गया। उसने कार का डोर ओपन किया तो सामने अवनी को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई। लेकिन दूसरे ही पल जो गुस्सा खत्म हो चुका था अवनी को देखते ही वह बढ़ गया। तभी सम्राट के बॉडीगार्ड की 4-5 कार आ गई। रिद्धि जो विक्रांत से डर के मारे चिपकी हुई थी वह दौड़ते हुए अवनी के पास गई और वो कार में बैठकर अवनी को उठाने लगी, पर अवनी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसने विक्रांत से पानी मांगा। विक्रांत ने उसे पानी का बोतल दिया। अब तक सम्राट के सारे बॉडीगार्ड्स वहां पहुंच चुके थे और दूसरी तरफ दूसरे बॉडीगार्ड से जिन्होंने अवनी को किडनैप किया था, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। फायरिंग करते हुए दुश्मन बॉडीगार्ड्स को बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी। सम्राट के बॉडीगार्ड उन लोगों को ऊपर अपनी गन पॉइंट कर दिए। रिद्धि ने विक्रांत से पानी का बोतल लिया और उसमें से पानी निकालकर अवनी के चेहरे पर कुछ पानी के छींटे मारी। पानी के छींटे मारने से अवनी ने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए खोलने लगी। सम्राट भी तब तक अवनी के पास आ गया था। उसने अवनी को अपनी गोद में सुलाते हुए कहा, आर यू ओके? अवनी ने अपनी आंखें खोलते हुए सम्राट को देखा और हाँ में सर हिलाया। अब अवनी ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी थी और सम्राट को देखने लगी। सम्राट ने अवनी को ले जाकर बीच सड़क में खड़ा कर दिया। उसने अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे जो अब काले पड़ चुके थे। उसके हाथों में जगह जगह से ब्लड आ रहा था। अवनी डर से कांप रही थी क्योंकि वह जानती थी उसने गलती किया था। सम्राट ने गुस्से में अपनी आंखें जोर से बंद की और उसके बाद खोलते हुए सम्राट ने गुस्से में मगर शांत आवाज में अवनी को देखा और कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कहीं भी जाने के लिए? अवनी कांपते हुए बोली, ओ मैं। अवनी इतना ही बोल पाई थी कि सम्राट ने गुस्से में डेंजरस टोन में चिल्लाते हुए कहा, जब मैंने मना किया था कि पहले से बाहर मत निकलना तो क्यों निकली तुम? जैसे ही अवनी ने सम्राट की इतनी गुस्से भरी और इतनी डेंजरस टोन सुनी तो वो डर के मारे कांपने लगी। विक्रांत की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह सम्राट को कुछ कह सके। सम्राट की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर रिद्धि भी कांपने लगी और उसके हाथों की पकड़ विक्रांत की बाहों पर कस गई। सम्राट ने अवनी को फिर एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, यह चोट किसने पहुंचाई है तुम्हें? अवनी ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, इन लोगों ने। इन लोगों में से किसने थप्पड़ मारा है तुम्हें और किसने तुम्हारे बालों को पकड़ा? जैसे ही अवनी ने यह सुना उसकी नजर उस बॉडीगार्ड पर चली गई जिस बॉडीगार्ड ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया था। वह बॉडीगार्ड डर के मारे कांप रहा था। सम्राट ने अवनी की तरफ देखा जो इस वक्त नीचे की तरफ देख रही थी। सम्राट अवनी के करीब आया और उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, अब मैं जो करूंगा तुम्हें उसे देखना है। अवनी समझ नहीं पा रही थी कि सम्राट कहना क्या चाहता है। वह नासमझी में सम्राट को देखने लगी। सम्राट ने अपना कोट उतारा और अवनी को पहना दिया और अपने शर्ट की हाथ फोल्ड किया और उस बॉडीगार्ड के पास गया। उस बॉडीगार्ड ने जैसे ही सम्राट को देखा वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, माफ कर दीजिए नेताजी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। पर सम्राट इस वक्त इतनी गुस्से में था कि उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसने उस बॉडीगार्ड के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे उसी रोड पर घसीटते हुए अवनी के सामने लाकर जोर से पटक दिया जिससे उस बॉडीगार्ड के सर पर जोर से चोट लग गई। अवनी ने जैसे ही उसके सर पर चोट लगी वह देखकर डर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। जैसे ही उसके मुंह से चीख निकली सम्राट अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसे घूरने लगा। जैसे ही अवनी ने सम्राट की तरफ देखा वह और ज्यादा डर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली तो सम्राट ने गुस्से में फिर चिल्लाते हुए कहा, अवनी आंखें खोलो। पर अवनी ने आंखें नहीं खोली। सम्राट ने और तेज और डेंजरस टोन में कहा, मैंने कहा आंखें खोलो अवनी। आज सम्राट उसे मिस लंदन ना कहकर अवनी कह रहा था जो अवनी को और डराने का काम कर रहा था। अवनी ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। सम्राट ने अवनी को देखते हुए कहा, क्या यह वही है जिसने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई है? अवनी ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। सम्राट ने उस बॉडीगार्ड के हाथ पर अपने शूज रखकर मसलते हुए बोला, क्या इसी हाथ से इसने तुम्हें छुआ था? अवनी ने हाँ में सर हिलाया। सम्राट ने बिना अवनी की तरफ देखे कहा, तुम्हारी नजर हटनी नहीं चाहिए। अवनी ने फिर से हाँ में सर हिला दिया और एक टक सम्राट को देखने लगी। सम्राट ने उस बॉडीगार्ड के हाथों को अपने शूज से नीचे जमीन पर रगड़ने लगा जिससे उस बॉडीगार्ड की दर्दनाक चीख निकलने लगी। उसने चीखते हुए कहा,
छोड़ दीजिए नेताजी, अब कभी नहीं ऐसा होगा, छोड़ दीजिए। पर सम्राट उसे कहाँ छोड़ने वाला था। अब सम्राट ने उसके दोनों हाथों को एक साथ किया और अपने शूज से उसे रगड़ने लगा, जिससे उसके दोनों हाथ पूरी तरह से छिल गए और उस सुनसान सड़क पर चारों ओर उसकी दर्द भरी चीख गूंज गई। सम्राट ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे एक लकड़ी दिखाई दी। उसने उस लकड़ी को उठाया और उस बॉडीगार्ड को लगातार उस लकड़ी से मारने लगा। वह बॉडीगार्ड जोर जोर से चीख रहा था। विक्रांत मन में सोचते हुए बोला, यह तो होना ही था, जिस पर सम्राट किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोगों ने उसे इतनी चोट पहुंचाई। विक्रांत के बाजू में खड़ी रिद्धि विक्रांत के पीछे छुप गई। वह यह सब देख नहीं पा रही थी, जो विक्रांत भी महसूस कर पा रहा था। रिद्धि अवनी के पास जाना चाहती थी, पर विक्रांत ने उसे रोक रखा था। अवनी ने जैसे ही उस बॉडीगार्ड को इतना चिल्लाते देखा, वह जोर जोर से रोने लगी। सम्राट ने जैसे ही अवनी को रोते देखा, उसकी आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर आंखें खोली तो उसकी आंखें और ज्यादा गुस्से में लाल हो गई थी। उसने डंडे को फेंका और अवनी के पास गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम इसके लिए रो रही हो? अवनी ने नामे सर हिला। तो क्यों रो रही हो? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। ये सब तुम्हें देखना होगा। इतना बोलकर सम्राट वापस उस डंडे को उठाया और उस बॉडीगार्ड को पीटने लगा। इस वक्त चारों तरफ घना अंधेरा था और सड़कें पूरी तरह से सुनसान थी। उसे सुनसान सड़क पर सिर्फ उस बॉडीगार्ड की दर्द भरी चीख सुनाई दे रही थी। सम्राट को इतना हैवानियत करते देखकर अवनी एकदम डर गई और डर से कांपने लगी। सम्राट ने एक नजर अवनी को देखा, फिर उस बॉडीगार्ड को पीटना शुरू कर दिया। अवनी उस बॉडीगार्ड को ऐसी हालत देखकर घबरा रही थी और रो रही थी। उस सुनसान सड़क पर सिर्फ और सिर्फ उस बॉडीगार्ड की दर्द भरी चीख सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर बाकी सभी बॉडीगार्ड जो थे वह डर से कांप रहे थे। उसमें से एक दो जन ने तो पैंट में ही टॉयलेट कर दिया था, जिसे देखते ही विजय ने कहा, अरे यार सालो, तुम लोग कितने वीक हो। मार खाने के पहले ही कांड कर दिया, अब तुम लोगों को क्या ही मारेगा कोई, छी। उसकी बात सुनकर विक्रांत के चेहरे पर स्माइल आ गई। रिद्धि जो सम्राट को ही देख रही थी, वह मन में सोचते बोली, ओ गॉड, यह अवनी कैसी रहेगी इसके साथ, इस राक्षस के साथ। कितने बेदर्दी से मारता है ये इंसानों को। हैवान है तो इंसान को इंसान नहीं समझता। कैसे रहेगी मेरी नाजुक सी फ्रेंड इसके साथ। फिर उसने एक नजर अवनी पर डाला, जिसका डर के मारे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहा था। अवनी आंखें फाड़े उस बॉडीगार्ड को देख रही थी, जिसे वो देखना नहीं चाहती थी, पर सम्राट का डर ऐसा था कि उसे देखना पड़ रहा था। उस बॉडीगार्ड की बॉडी के हर पार्ट से ब्लड आ रहा था। सम्राट ने अपने हाथ का लिया हुआ डंडा नीचे फेंका और अपनी सर्द आवाज में बोला, विजय। विजय ने जैसे ही सम्राट की आवाज सुनी, वह दौड़ते हुए सम्राट के पास पहुंचा और बोला, जी नेताजी, मेरी कार से पेट्रोल लेकर आओ। विजय ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से सम्राट की कार में से पेट्रोल निकाल कर लेकर आ गया। सम्राट ने विजय के हाथों से पेट्रोल लिया और उस बॉडीगार्ड के ऊपर डालने लगा, जिसे देखते ही अवनी की आंखें डर से फैल गई और वह रोते हुए बोली, नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज। इतना बोलते बोलते अवनी डर और घबराहट से बेहोश होकर गिरने लगी। सम्राट ने गैलन फेंका और जल्दी से अवनी की तरफ बढ़ गया। अवनी जो बेहोशी से गिर रही थी, सम्राट ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सम्राट ने विक्रांत को इशारा किया कि वह रिद्धि को लेकर कार में जाए। विक्रांत सम्राट का इशारा समझकर रिद्धि को अपने साथ लेकर कार के पास आ गया। सम्राट ने अवनी को कार की बैक सीट पर लिटा दिया और विक्रांत ने रिद्धि को अवनी के पास बैठने के लिए कहा और कार को लॉक कर दिया। कार साउंड प्रूफ थी, इसलिए बाहर की आवाज अंदर सुनाई नहीं दे रही थी, पर कहीं न कहीं रिद्धि को अनहोनी का अंदाजा हो चुका था। सम्राट अवनी को सुलाकर वापस उस बॉडीगार्ड के पास आया। विक्रांत भी उसके साथ आ गया। सम्राट ने विजय से मैच बॉक्स मांगा। यह सुनते ही वह बॉडीगार्ड गिड़गिड़ाने लगा, पर सम्राट को उस पर कोई दया नहीं आ रही थी। वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड्स घुटनों के बल बैठकर सम्राट से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन सम्राट को तो जैसे हैवानियत सवार थी। सम्राट ने गुस्से में उन लोगों को घूरते हुए कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? जिसे कोई नजर उठाकर देख ले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुमने उसके शरीर पर इतनी चोट दी, तो अब अपनी हर बॉडी पार्ट्स पर चोट सहने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखो। इतना कहकर सम्राट ने उस बॉडीगार्ड के ऊपर माचिस की तीली जलाकर फेंक दी। उस सुनसान घने अंधेरे में अचानक ही चारों तरफ उजाला पसर गया और उस बॉडीगार्ड की दर्द भरी चीख पूरे एरिया में फैल गई। वह जोर से चिल्लाने लगा, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। रिद्धि जो कार में बैठी हुई थी, वह बेबसी भरी नजरों से अवनी को देख रही थी और अवनी को देखते हुए बोली, तू कहाँ फंस गई? आगे क्या होगा? यह तो पूरा पागल है और मुझे क्यों लगता है यह तुझसे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार कि कोई अगर तुझे तेरी तरफ नजर उठाकर भी देख ले तो वो उसे मार देगा। यह इसका इश्क नहीं, कातिलाना इश्क है, जो तेरी जान लेकर छोड़ेगा, जो तेरा जीना हराम कर देगा। इतना कहते हुए रिद्धि की आंखों से आंसू बह गए। कैसे मैं तुझे बचा कर लेकर जाऊंगी, पर कुछ तो करना पड़ेगा रिद्धि तुझे। तू अपनी अवनी को इस शैतान के साथ नहीं छोड़ सकती। अभी रिद्धि इतना सोच ही रही थी कि उसे बाहर बहुत ज्यादा उजाला दिखने लगा। उसने बाहर देखा तो वह डर से और कांप गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए।
उस बॉडीगार्ड को चलते देखकर वह घबरा गई। बॉडीगार्ड पूरे सड़क पर यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा था, पर उसका शरीर आग की लपटों में जल रहा था। रिद्धि की सांस बाहर का नजारा देखकर जैसे रुक गई थी। रिद्धि ने अपने आप को स्टेबल करते हुए कहा, नहीं नहीं रिद्धि, तू अपनी अवनी को उसके पास नहीं छोड़ सकती, तुझे कुछ करना होगा। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह गए और रिद्धि ने अब अपना इरादा और पक्का कर लिया कि उसे अवनी को यहाँ से कैसे भी करके ले जाना है। अभी वह बॉडीगार्ड चीख ही रहा था कि सामने से पुलिस की कार आ गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सौम्या जो रेवती के साथ रह रही थी, रेवती जो बेचारी उससे परेशान हो चुकी थी क्योंकि वह बार बार मंकी के पास जाने की जिद कर रही थी, और राजीव जो अपने बेडरूम में लेटे हुए था वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे सौम्या से मिलना था। वह जान चुका था कि सौम्या रेवती के पास है और उसे यह भी मालूम था कि रेवती ने अब तक सम्राट को खबर कर दिया होगा, इसलिए उसने रेवती जी को कुछ नहीं बताया और उसने सुबह जाने का डिसाइड किया। राजीव अपने बेड पर लेटे हुए मन में सोचते हुए बोला, तुम्हारी बहन मेरे साथ होगी सम्राट, फिर मैं देखता हूँ कैसे तुम मेरी अवनी को मेरे पास नहीं भेजते। उसने एक शातिर स्माइल की और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। लखनऊ में जिस आदमी ने अवनी को किडनैप करने के लिए कहा था, उसने अपने पूरे रूम की हालत बिगाड़ रखी थी। बार काउंटर के पास बैठे हुए शराब पी रहा था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से में लाल थी। सम्राट से हारने के बाद अब वह अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। सामने से एक औरत ने कहा, हेलो बेटा, कैसा है? उस आदमी ने रोते हुए कहा, मॉम, उस सम्राट से मैं हार चुका हूँ, कुछ करो मॉम, मैं उसे जिंदा नहीं देख सकता। जब उसे देखता हूँ तो घुटन होती है मुझे, मेरा दिल जलता है उसे देखता हूँ तो, जी करता है उसे जान से मार दूं। पिछली बार मरवाने की कोशिश भी की थी उसके कार में ब्लास्ट करवा के, पर उस लड़की की वजह से वो बच गया। वह और आज आज उस लड़की को उठाने की कोशिश की तो वह बीच में आ गया मॉम। वह लड़की चाहिए मुझे मॉम, वह बहुत खूबसूरत है मॉम, बहुत खूबसूरत। मैंने जब उसे पहली बार देखा था तो मेरी नजर ही नहीं हटी थी उससे। क्यों मॉम, क्यों हर अच्छी चीज उसे मिलती है, मुझे क्यों नहीं? कुछ करो मॉम, कुछ करो, वरना तुम्हारा बेटा मर जाएगा। सामने वाली औरत ने उसे समझाते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो बेटा, इतनी जल्दी नहीं करनी थी, थोड़ा आराम से, समझे? अपनी मॉम पर भरोसा है ना तुम्हें, तो थोड़ा और भरोसा कर लो। सब्र ही तो करता आया हूँ मॉम अब तक, अब और सब्र नहीं होता। फिर भी आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं थोड़ा और इंतजार कर लेता हूँ, पर उसके बाद नहीं मॉम, उसके बाद नहीं। उसकी माँ मुस्कुराती हुई बोली, यह हुई ना मेरे बेटे वाली बात, दैट्स माई गुड बॉय। इतना कहकर उस लेडीज ने फोन कट कर दिया। पुलिस की गाड़ी सामने से आते देखकर विक्रांत और विजय उस गाड़ी के पास पहुंचे। पुलिस वाले अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर आए और विक्रांत को देखते हुए बोले, यह सब क्या हो रहा है? विक्रांत ने कहा, कुछ नहीं, इन लोगों का आपसी मामला था, उसी में झगड़ा लड़ाई हो गई और यह आदमी ने आत्मदाह कर लिया। जैसे ही पुलिस कुछ कहने गई वैसे ही उन लोगों ने सामने से सम्राट को देख लिया और सम्राट को देखते हुए बोला, नमस्ते नेताजी, कैसे हैं आप यहाँ थे तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सम्राट ने भी हाथ में दिखाया और कहा, यह मामला आप लोग देख लीजिए। इतना कहकर सम्राट अपनी कार की तरफ चला गया। पुलिस ने हाँ में सर हिला दिया और उस बॉडीगार्ड को जो जल रहा था उसे एक शॉल से कवर किया, लेकिन अब तक उस बॉडीगार्ड का 96% तक बॉडी जल चुकी थी, बस उसकी सांसें आ जा रही थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, तभी सम्राट पलटा और उसके ऊपर एक गोली चला दी। पुलिस वाले ने सम्राट को देखते हुए कहा, अरे नेताजी, यह क्या किया आपने? आपको गोली नहीं चलानी चाहिए थी। सम्राट ने गुस्से भरी नजरों से पुलिस वाले को देखा तो पुलिस ने अपनी नजरें झुका ली और उसके बाद उसकी बॉडी को ले जाने लगे। सम्राट ने विजय से कहा, विजय, यहाँ जितने उनके बॉडीगार्ड हैं कोई बचना नहीं चाहिए। विजय ने हामी सर हिलाया और सम्राट के बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो उन लोगों ने सारे बॉडीगार्ड्स को गोली मार दी। पुलिस वाले सभी की बॉडी ले जाने के लिए कर दिए। पुलिस वाले भी किसी कठपुतली की तरह सम्राट की हर बात मान रहे थे और उन सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर वहां से जाने लगे। तभी सम्राट ने उनको रोका और सम्राट ने विजय से कहा, कल सुबह की न्यूज़पेपर में यह न्यूज होना चाहिए कि 2 गुट की लड़ाई में यह सब हो गया। विजय ने हामी सर हिलाया। तभी पुलिस वाले ने कहा, नेताजी, हम न्यूज़पेपर वाले को लेकर आए हैं। न्यूज़पेपर वाले ने जल्दी से सभी मरे हुए बॉडीगार्ड्स की फोटो क्लिक की। उसने उस बॉडीगार्ड की भी फोटो क्लिक की जो जल चुका था और फिर वहां से सभी लोग चले गए। सम्राट अपनी कार में आया और विक्रांत भी सम्राट के साइड में बैठ गया। सम्राट ने एक नजर अवनी को देखा, उसके बाद कार चलाने लगा। अब तक रात के 2 बज चुके थे। विक्रांत ने सम्राट को देखते हुए कहा, सम्राट, अगर हम भाभी को पैलेस लेकर जाएंगे तो उनकी हालत देखकर सब समझ जाएंगे कि उनके साथ कुछ हुआ है और सुबह तो वैसे भी पता चल जाएगा। अभी चलो, हम रात को ऐसे ही अंदर चले जाएंगे, बट सुबह तो मालूम पड़ेगा ना, क्योंकि उनको बहुत सारी चोट आई है। सम्राट ने कहा, हाँ, इसलिए मैं पैलेस नहीं जाकर फार्म हाउस जा रहा हूँ। विक्रांत ने कहा, फिर इन्फॉर्म कर दूं घर पर? नहीं, अभी नहीं, सुबह सुबह इन्फॉर्म कर देना घर पर कि हम लोग फार्म हाउस में हैं। विक्रांत ने हाँ में सर हिलाया और सम्राट कार चलाने लगा। पीछे रिद्धि बैठी हुई थी और वह सिर्फ अवनी को देखी जा रही थी। उसे तो अवनी की चिंता हो रही थी, चिंता के मारे नींद भी नहीं आ रही थी।
जो कि रात के अब धीरे धीरे 3 बज चुके थे। धीरे धीरे अवनी को होश आने लगा था, जिसे देखते हुए रिद्धि खुश हो गई और अवनी कराहते हुए उठी और बोली, हम कहाँ हैं? रिद्धि ने कहा, अवनी हम कार में हैं, तुम ठीक हो ना? अवनी ने हाँ में सर हिलाया। तभी उसकी नजर फ्रंट मिरर से सम्राट पर गई, जो उसे अपनी गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था। सम्राट की आंखों को देखते ही अवनी को सम्राट का वह रूप नजर आने लगा, जो उसने थोड़े टाइम पहले उन लोगों के साथ हैवानियत किया था, जिसकी वजह से अवनी एकदम घबराहट से कांपने लगी। तभी अचानक ब्रेक लगने से अवनी और डर गई और सामने देखने लगी तो सम्राट ने जल्दी से अपने तरफ का डोर ओपन किया और बाहर निकल गया, और बाहर निकलते ही अपने लात से जोर से डोर बंद किया। अवनी बस उसे ही देख रही थी, क्योंकि सम्राट इस वक्त बहुत गुस्से में था और बहुत ही डरावना लग रहा था, जिसकी वजह से डर के मारे अवनी की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। सम्राट अवनी की तरफ आया और डोर ओपन किया तो अवनी रिद्धि की बाहों में घुसकर उसे जोर से लिपट गई। सम्राट ने गुस्से में उसे अपनी सर्द आवाज में कहा, बाहर आओ अवनी। पर अवनी तो जैसे उसकी कोई बात ही नहीं सुन रही थी। वह डर से इतना कांप रही थी कि उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे। उसने बेचारी जैसी निगाहों से रिद्धि की तरफ देखा। रिद्धि ने अपनी आंखों से उसे इशारा किया बाहर निकलने के लिए, तो अवनी ने अपना सर धीरे से ना में हिला दिया। रिद्धि ने फिर से इशारा किया और कहा, चलो अवनी बाहर चलते हैं। न चाहते हुए भी उसने रिद्धि को छोड़ दिया, तो सम्राट ने उसे बाहर की तरफ खींचा और अपनी बाहों में उठा लिया ब्राइडल पोज में। अवनी डर के मारे कांप रही थी और गिरने के डर से उसने सम्राट के गले में अपनी बाहों को डाल दिया और अपना सर उसके सीने में छिपा लिया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह रहे थे। वह डर के मारे सम्राट की तरफ देख भी नहीं रही थी। सम्राट उसे गोद में ऐसे उठाए हुए था जैसे कोई हल्का सा फूल हो। उसने ले जाकर उसे सोफे पर बिठा दिया। तभी वहां विजय, रिद्धि और विक्रांत भी आकर खड़े हो गए और सारे बॉडीगार्ड्स फार्म हाउस के बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। सम्राट ने गुस्से में अवनी को देखा और एक सर्वेंट को आवाज दिया, शांता आंटी। शांता आंटी दौड़ते हुए आई। उनकी उम्र 50 से 52 साल रही होगी। उन्होंने सम्राट को देखा और कहा, जी बाबा, शांता आंटी पानी लेकर आई हैं। अवनी अपनी पलकें उठाकर भी सम्राट की तरफ नहीं देख रही थी, पर सम्राट ने यह सारी बातें एकटक अवनी को देखते हुए ही कही थी। तभी रिद्धि उसके पास आकर बैठ गई। रिद्धि को देखते ही अवनी फिर से उसके सीने से चिपक गई। रिद्धि उसके सर को सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। सम्राट सिर्फ अवनी को ही देख रहा था और उन्होंने अपनी आंखें हल्की सी उठाकर देखी तो वह फिर डर गई, क्योंकि सम्राट अभी भी उसे ही घूर रहा था। वह वापस रिद्धि के सीने से जोर से चिपकते हुए बोली, वो आदमी, उसका क्या हुआ? वो कहाँ है? वो आदमी का क्या हुआ? सम्राट ने गुस्से में अवनी को घूरते हुए कहा, वह मर गया। यह सुनते ही अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रिद्धि को जोर से पकड़ लिया और फिर उसके सीने से और जोर से चिपक गई और रोते हुए बोली, मुझे मेरी मोम के पास जाना है, मुझे भाई के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। जैसे जैसे सम्राट उसकी बात सुन रहा था, सम्राट का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अवनी किसी छोटे बच्चे की तरह रिद्धि से चिपकी हुई थी। सम्राट ने गुस्से में विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत समझ गया कि उसे क्या करना है। वह जल्दी से रिद्धि के पास आया और रिद्धि का हाथ पकड़कर बोला, रिद्धि यहाँ से चलो। रिद्धि ने गुस्से भरी नजर से विक्रांत को देखा। विक्रांत ने अपना सर पर हाथ मारते हुए कहा, रिद्धि कहा ना यहाँ से हटो। उसने आंखों से रिद्धि को इशारा किया। रिद्धि समझ गई कि सम्राट चाहता है कि वह वहां से हट जाए, इसलिए रिद्धि ने धीरे से अवनी को अपने आप से दूर हटाया, तो अवनी ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, तुम कहीं मत जाओ, प्लीज मेरे साथ ही रहो ना। सम्राट ने गुस्से में अवनी को घूरते हुए कहा, छोड़ो उसे अवनी। अवनी ने डर के मारे जल्दी से रिद्धि को छोड़ दिया और रिद्धि वहां से हटकर वापस विक्रांत के साथ खड़ी हो गई। तब तक शांता आंटी पानी लेकर आ गई थी। सम्राट ने शांता आंटी के हाथ से पानी लिया और अवनी की तरफ बढ़ा दिया। अवनी कभी सम्राट को देखती तो कभी पानी को देखती। सम्राट ने आंखों से इशारा करते हुए उसे पानी पीने के लिए कहा। अवनी सम्राट के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए उसकी तरफ देखते हुए पानी पीने लगी। सम्राट उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। क्या रिद्धि अवनी को अपने साथ ले जाने में कामयाब होगी? सम्राट का पागलपन कहाँ तक जाएगा? कैसे सरवाइव करेगी अवनी सम्राट के साथ? क्या सम्राट देगा कोई ऐसा पनिशमेंट अवनी को जो उसे अंदर तक झकझोर के रख देगा, या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा, सिर्फ सोना स्टोरी राइटर पे। प्लीज़ दोस्तों कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मेरे इस चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।